हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेसन फंक्शंस के ऊपर है। फंक्शंस दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होता है आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि जो सी प्रोग्राम की लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद है। सी प्रोग्राम को बनाने वाले जो निर्माता हैं उन्होंने पहले से ही इसकी जो फाइल्स हैं, इसकी जो हेडर फाइल्स हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उनमें पहले से ही इनबिल्ट करके दिए हैं। तो आज हम इन्हीं फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको काम में लेते हैं, और इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस के ऊपर कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं जनरली परीक्षाओं में, और इन प्रश्नों के माध्यम से लाइब्रेरी फंक्शंस के लॉजिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। तो स्टूडेंट्स, हम लाइब्रेरी फंक्शंस के प्रश्नावली पर चलें उससे पहले हम लाइब्रेरी फंक्शंस को समझ लेते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस होते क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फंक्शन हमने इससे पहले के जो वीडियो लेसन्स हमने बना रखे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई फंक्शन किसी न किसी प्रश्न में आया होगा। तो आपने देखा होगा कि फंक्शन का कोई एक नाम होता है और उसके पीछे ओपनिंग क्लोजिंग जो है पैरेंथेसिस, यानी कि छोटे वाले कोष्ठक वो लगे होते हैं। तो जिस भी किसी वर्ड के पीछे सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग छोटे वाले ब्रैकेट अगर आपको दे रखे हैं तो आप समझ जाइए कि वो एक फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फंक्शन करते क्या हैं कि फंक्शन को एक तरह से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है, मेन फंक्शन के मतलब जहाँ से आपका वो स्टार्ट होता है, मेन, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम मान लीजिए 500 बार रिपीट हो रहा है। a प्लस बी को हमें जोड़ना है और ये कोड हमें बार बार 500 टाइम्स काम आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 500 बार ही a प्लस बी को इसमें जोड़ के आपको प्रोग्राम बना के दूँ, या आप एज ए प्रोग्रामर हैं और किसी कंपनी के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो a प्लस बी को जोड़ने का जो कोड है वो 500 बार बनाएं। या फिर आप क्या करें कि इसको किसी एक सेपरेट फंक्शंस में डाल दें, किसी एक सेपरेट छोटा सा प्रोग्राम बना दें उसका, ठीक है, उसका कोई नाम डाल दें। मान लीजिए आपने इसका ऐड नाम डाल दिया, ठीक है, और आप a प्लस बी मेन फंक्शन के अंदर a प्लस बी लिखने की बजाय आप ऐड को कॉल करें 500 टाइम्स। तो ये ज़्यादा ईजी है या ये ज़्यादा ईजी है? नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स, फंक्शन को कॉल करना ज़्यादा आसान है 500 टाइम्स बजाय कि a प्लस बी जो स्टेटमेंट है उसको 500 बार लिखना। a प्लस बी तो बहुत छोटी सी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। कई प्रोग्रामिंग कोड बड़े बड़े होते हैं और उनको न जाने कितनी बार काम में लिया जाता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसकी एक तो ये हो गई आपकी कि ये जो है आपके मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की अप्रोच को जो है वो एक तरह से टेक्निक है ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। दूसरी है कोड की रीयूजेबिलिटी, ठीक है, रीयूज। ये ऐड का जो प्रोग्राम है जिसमें a और प्लस b को जोड़ रहे हैं तो 500 टाइम्स
कोड रीयूज में आ गया, लिखना नहीं पड़ा, बस काम में लिया आपने बार बार, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस की विशेषताएं हैं। फंक्शंस स्टूडेंट्स जो है फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी मेनली फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके जो पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट किए गए हैं, इन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हैं। अलग अलग किताब के अलग अलग अथर के इन्हें अलग अलग इन्हें नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया आपका पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है स्टूडेंट्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब जिसमें प्रोग्रामर यानी कि आप खुद एक फंक्शन बनाएंगे और उसको अपने मेन फंक्शन में काम में लेंगे, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम भी आप खुद रखेंगे, उसके अंदर क्या ऑपरेशन होना है, जोड़ का होना है, घटाव का होना है, या किसी फॉर्मूले को लेकर आपने बनाया है तो वो चीज़ यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाती है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में सब कुछ आप करते हो। लाइब्रेरी और जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं इसमें पहले से ही किया हुआ है, यानी कि अगर इसका नाम अगर ABC रख दिया गया है तो आपको ABC ही नाम काम में लेना होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ABS आप काम में लोगे। अगर आप ABS काम में लोगे तो फिर वो क्या होगा, सिंटैक्स एरर रह जाएगी, यानी कि कंपाइलर ये आपसे कहेगा कि इस तरह का कोई फंक्शन ना तो आपने बनाया है, ना ही लाइब्रेरी में कहीं उसको मिला है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से 2 मेनली फंक्शन हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो हमारा वीडियो लेसन है ये है हमारा लाइब्रेरी फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस को भी फर्दर और डिवाइड किया गया है। अब वो कैसे डिवाइड किया गया है, पहले उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्यों डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। देखिए, एक हम जब डेटा की बात करते हैं तो एक हमारा डेटा है, हमारा जो डेटा है एक तो है 2, ये क्या है स्टूडेंट, पूर्णांक। एक है हमारा 2.2, ये क्या है हमारा डेसिमल। एक है हमारा सिंपल A यानी कि कैरेक्टर, और एक है हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग। तो 4 प्रकार के डेटा हमने देखे। तो इस तरह से 4 प्रकार के ही आपके 2.2 और जो 2 ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ये हो गए आपके, मैं इनको लिख देता हूँ, ये हो गए आपके मैथमेटिकल फंक्शन। सिंगल कैरेक्टर के ऊपर जो परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें कैरेक्टर फंक्शन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्ट्रिंग के ऊपर जो परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें स्ट्रिंग फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रकार के इसमें फंक्शन आपको दिए गए हैं। मैथमेटिकल फंक्शन यानी कि मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस। सिंगल कैरेक्टर को लेकर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके हो गए कैरेक्टर फंक्शन। और एक स्ट्रिंग, दी गई स्ट्रिंग के ऊपर अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो हम आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो आपकी जो सिलेबस की बुक है या रेफरेंस वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं डिटेल्ड में कि कौन कौन से फंक्शन है, कितने सारे फंक्शन हैं। बहुत सारे फंक्शन हैं मैथमेटिकल्स के अंदर भी, कैरेक्टर के अंदर भी, स्ट्रिंग के अंदर भी, ठीक है। हम यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सारे फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, एक एक के बारे में आपको नॉलेज देनी है, तो आप अपनी रेफरेंस बुक आपकी सिलेबस की बुक में जाइए। इसके अलावा वेब बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। जिस भी वेबसाइट को आप प्रेफर करना चाहते हैं आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमने मेनली यहाँ पे फंक्शंस को आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जब आप एक चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी फंक्शन है, ये तीनों आपके क्या हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शन होने की वजह से इनकी लाइब्रेरी भी आपको आपके प्रोग्राम में जो है लोड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको अगर मैथमेटिकल फंक्शन आपको उपयोग में लेना है, इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि आप चाहते हो कि ABC या ABS नाम का एक फंक्शन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल टाइप का फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का काम आता है। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन जब भी काम करेगा जब आप C प्रोग्राम को ये बताओगे कि इसकी लाइब्रेरी भी मैंने इसमें काम में ली है। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनको अगर आपको आपके प्रोग्राम में काम में लेना है, वो प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट हों,
प्रॉपर तरीके से अपना रिजल्ट आउटपुट जनरेट करें तो आपको math.h, ठीक है, ये इसकी लाइब्रेरी फाइल है। इनको हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हेडर फाइल कैसे बताया मैंने, .h इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो math.h आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, तब जाके ही आपके मैथमेटिकल टाइप के जो आपके फंक्शंस हैं वो वर्क करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा हम जो बात कर रहे थे कि ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल। अब कैरेक्टर टाइप के अगर आपको फंक्शंस काम में लेने हैं, जैसे मान लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए मुझे पता लगाना है कि ये ए है, ये मुझे तो पता है कि ये कैपिटल का है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है। तो कंप्यूटर को हमें मान लीजिए कंप्यूटर के थ्रू हमें ये पता करना है कि दिया गया वैल्यू कैपिटल का है या स्मॉल का ए, तो ये कौन सा हो गया हमारा कैरेक्टर टाइप के ऑपरेशंस, ठीक है। या मुझे इस कैपिटल के ए को स्मॉल के ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया आपका कैरेक्टर टाइप का ऑपरेशंस। तो कैरेक्टर टाइप के ऑपरेशंस के लिए आपको जो हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी उसका नाम है सी टाइप। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो इसके नाम पे आप उलझे मत। सी टाइप पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। देखिए इसका मैं आपको टुकड़े करके बताता हूँ। सी का मतलब कैरेक्टर और टाइप का मतलब प्रकार। कैरेक्टर प्रकार के फंक्शन के लिए जो हेडर फाइल काम आती है उसका क्या नाम है, सी टाइप डॉट एच, ठीक है। सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सी टाइप डॉट एच आपकी ये वाली हेडर फाइल है, ठीक है। अगला मैंने बताया था स्ट्रिंग। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो है ABC ये स्मॉल में लिखे हुए हैं या जिस भी रूप में लिखे हुए हैं, आपको इसको पूरी स्ट्रिंग को ही, स्ट्रिंग से आप समझ गए होंगे द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ सिंबल्स, न्यूमेरिक्स। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, डबल कोटेशन चिन्ह के अंदर अगर आप 1 2 3 ये भी लिख देंगे तो भी क्या बन जाएगी ये स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप जस्ट स्ट्रिंग समझिए, ए बराबर आपने लिखा 1 2 3, तब तो क्या है ये गणित की 123। लेकिन आपने यूँ लिख दिया ए बराबर डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर 1 2 3, तो फिर ये क्या बन गई स्ट्रिंग। फिर ये आपका ये क्या बन गया कैरेक्टर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे बना। स्टूडेंट्स प्रत्येक कैरेक्टर की इसमें हम 1 2 3 जो देख रहे हैं और ये जो 1 2 3 देख रहे हैं, हर एक चीज़ की एक मशीन कोड में कोडिंग की गई है। 1 2 3 हमारे अंग्रेजी रूपांतरण में है, लेकिन मशीन यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा समझता है, उसको 1 2 3 समझ में नहीं आते, ठीक है स्टूडेंट। तो डबल कोटेशन में अगर आप लिख देते हो तो वो उसको अलग टाइप से ट्रीट करता है मशीनी कोड में, और विदाउट आप इसको न्यूमेरिक्स में लिखते हो 1 2 3 तो उसको अलग रूप से ट्रीट करता है, ठीक है। तो डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक्स, सिंबल्स जो भी आप काम में लेंगे वो क्या बन जाती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म होने वाले जो आपके स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म होने वाले जितने भी आपके फंक्शंस हैं उनको अगर आपको आपके प्रोग्राम में काम में लेना है, ठीक है, तो उसके लिए जो हेडर फाइल काम आएगी उस हेडर फाइल का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ। तो उस हेडर फाइल का नाम है आपके string.h, ठीक है स्टूडेंट। उस हेडर फाइल का नाम क्या है आपके, ये मान लीजिए आपका ये स्ट्रिंग, बहुत सिंपल है, उसी के नाम से ही ये string.h, ठीक है string.h। स्ट्रिंग्स के लिए string.h, मैथमेटिक्स के लिए math.h, सी टाइप कैरेक्टर टाइप के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यही है, मान लीजिए टाइम के ऊपर आपको करना है तो उसके लिए अलग हेडर फाइल है। टाइमिंग के ऊपर कंप्यूटर में आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि मैं 2 समय अवधि को जोड़ बाकी जो भी आपको करना है, तो ऐसा नहीं कि 3 ही हेडर फाइल्स है, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, बहुत सारी हेडर फाइल्स है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर केवल ऐसे प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिससे कि प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको अगर इनकी डिटेल जानकारी लेनी है तो आप अपनी बुक से, रेफरेंस वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर किया गया है। इन्हें केवल हम हमारे प्रोग्राम में काम में लेते हैं
उनको एज इट इज वैसा ही लिखना होता है जैसा कि उनको वहाँ बताया गया है। मान लीजिए किसी फंक्शन का नाम ABS है तो आपको ABS ही लिखना होगा, ABC भी लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरर लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे प्रीडिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हम हमारे प्रश्नमाला की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज मैथमेटिकल फंक्शंस। अभी जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में समझ रहे थे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स के ऊपर भी हमने कुछ पढ़ा था। तो मैथमेटिकल फंक्शंस को काम में लेने के लिए निम्नांकित में से कौन सी हेडर फाइल आपको लगानी होगी। विकल्पों पर निगाह मार लेते हैं। ए mathematics.h, math.h, maths.h और none of the above। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है ना, टफ नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, math.h। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यों इसका आंसर math.h क्यों आया, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि मैथमेटिकल फंक्शन मुझे काम में लेना है मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे कौन सी हेडर फाइल लगानी होगी, math.h। और ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं लगाओगे तो आपने भले ही उसका नाम ABC लिख दिया हो, आपने ABS लिख दिया है, ठीक है, इसके अंदर कोई आपने वैल्यू डाल दी है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। नाम कुछ सही है, पैरामीटर सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने मेन फंक्शन से पहले यहाँ पर हेडर फाइल लगानी होती है, math.h वो नहीं लगाई है, तो आपको ये लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है math.h। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्टूडेंट्स, एक फंक्शन दिया गया है, बहुत छोटा सा कोड है। ठीक है, यहाँ पे P और W एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर क्या करता है, 1 की पावर 5। अगर आप 1 की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, क्या आंसर आएगा, 1। समझिए ना आप वो निकालते हैं ना घातांक, तो ये वही घातांक है, पावर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 और 5 दो पैरामीटर दिए गए हैं। लिखने का तरीका ये है, एक कि ये हम ऐसे समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे नहीं समझेगा, कंप्यूटर तो ऐसे समझेगा। ठीक है, 1 तो उसका हो गया आपका पूर्णांक और घातांक हो गया 5, तो 1 ही घातांक 5 और उस पूरे को ही रिजल्ट को स्टोर कराया गया है जेड में। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या आंसर आएगा, तो क्या हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 1। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, आप इसका आंसर 0 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक और आपको छोटा सा कोड सेगमेंट दिया गया है। एक जेड नाम का इंटीजर टाइप का इन्होंने एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, इंटीजर टाइप का लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, strlan एक फंक्शन काम में लिया है जिसमें क्या डाला गया है, program डबल कोटेशन के अंदर डाला गया है। तो अब समझ जाइए कि क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, strlan ये एक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगे हुए हैं, सेमीकोलन लगा हुआ है, सब कुछ सही है। अभी देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि जब ये चलेगा तो इसका आंसर 8 आएगा, 7 आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब आप स्ट्रिंग टाइप के फंक्शंस को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फंक्शन आता है स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए, यानी कि दी गई स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके और किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दे। ठीक है, अब मैंने जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है उसमें कुछ अंतर नज़र आया। जी हाँ, एक अंतर है, वो बहुत माइनर सा अंतर है स्पेलिंग का। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ए, और मैंने क्या लिखा है, ई। तो इसमें क्या आएगा आपका, सिंटैक्स एरर, यानी कि आपसे एक गलत फंक्शन आपको बताया गया है, $lan उसमें डाल दी गई है स्ट्रिंग, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसका क्या आंसर आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, सिंटैक्स एरर आएगी। अब अगर आप नहीं जानते और आपने अगर आधा अधूरी जानकारी ली होती कि हाँ यार strlen नाम का एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करता है, तो आप तो क्या करते, इनको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7, और आप क्या करके आ जाते हैं, बी पे टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि strlen है लेकिन उसकी स्पेलिंग है STRLEN, जबकि यहाँ पे क्या कर रखा है, ए। तो इस तरह से ये गलत है, इसका सही आंसर आएगा सिंटैक्स एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह प्रश्न जनरली बहुत पूछा जाता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक बार फिर से एक कोड सेगमेंट आपको दिया गया है। इस बार कोड सेगमेंट में देखते हैं क्या है, कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल हैं लेकिन किस टाइप के, मैंने बताया था
अगर कैरेक्टर टाइप का यहाँ पर 20 साइज का दे रखा है तो यानी कि ये क्या कर सकता है, 20 अक्षरों तक, ठीक है, क्या कर सकता है, ये अपने अंदर कैरेक्टर्स को शामिल कर सकता है। यानी कि ए क्या बन गया आपका स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल सकते हैं, 20 शब्द डाल सकते हैं। ऐसे ही है आपका जेड, तो 2 इन्होंने लिए हैं, ए और जेड। अब ए में डाल दिया है इन्होंने मैडम, MADAM, ठीक है। इसमें देखिए, हालांकि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स एरर विकल्प नहीं है, तो आपको सिंटैक्स एरर नहीं मानना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है ये, एक फंक्शन काम में लिया है STRREV। फंक्शन बिल्कुल सही है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या डाल दिया, ए, यानी कि STRREV एक ऐसा फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट लेता है और आर्ग्यूमेंट वापस देता भी है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या ले रहा है ये, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसके अंदर है, ए के अंदर। ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, MADAM, मैडम, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। STRREV की डेफिनेशन अगर हम बात करें, STRREV क्या करता है, तो नाम से पता पड़ रहा है, इसका आप टुकड़े कर दीजिए। स्ट्रिंग रिवर्स का काम करता है STRREV। अब हम मैडम की स्पेलिंग को उल्टा करते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं M से। तो M, फिर A, फिर D, फिर A और फिर M। तो हमारे पास आंसर आया है MADAM, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं हमारे विकल्पों में, तो ये कहाँ पे जाके मैच होती है। पहला वाला नहीं हुआ मैच, दूसरा वाला भी नहीं हुआ, तीसरा वाला भी नहीं हुआ, डी विकल्प इसका सही है। तो यानी कि जब जेड को प्रिंट कराया जाएगा तो क्या प्रिंट होके आएगा, वापस से मैडम। तो ये भी एक प्रश्न है जो जनरली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम का उल्टा सीधा कुछ करके देगा, नहीं। अगर आपको डेफिनेशन याद है किसी भी फंक्शन की, तो और उसका लिखने का तरीका याद है, जैसे इससे पिछले वाले फंक्शन में हमने देखा STRLAN, वो गलत था। आपको डेफिनेशन याद थी कि यार STR स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो काउंट करता है, लेकिन आपको उसकी स्पेलिंग याद नहीं थी, तो भी गलती कर जाओगे। अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद नहीं है तो भी आप गलती कर जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, नहीं करता क्या है। तो स्ट्रिंग रिवर्स है, स्ट्रिंग रिवर्स दी गई स्ट्रिंग को उल्टा करता है। यहाँ पर स्ट्रिंग लेने का तरीका इनडायरेक्ट है, पहले ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कराई गई और ए नाम के वेरिएबल को जो है फिर एज ए आर्ग्यूमेंट या एज ए स्ट्रिंग काम में लिया गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग विथ strcmp फंक्शन। इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। कहना चाह रहा है कि यदि 2 स्ट्रिंग्स को strcmp फंक्शन की सहायता से कंपेयर किया जाए, ठीक है। strcmp ये एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट्स जो 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए RAM, RAM, दोनों स्ट्रिंग एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसा मैं कुछ कर दूं, यहाँ पे मैं इसको मैं कर दूं छोटा वाला RM, तब क्या हो गया, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन अंतर क्या है, शब्दों का। पहला ही शब्द गलत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिसमैच। और अगर इसको मैं बड़ा वाला कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मैच। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन strcmp फंक्शन यही करता है, स्ट्रिंग को कंपेयर करता है वर्ड बाय कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर भी मिसमैच हो गया तो ये क्या करेगा, आपको 0 या 1 में रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग विद strcmp फंक्शन इफ दे आर फाउंड टू बी सेम। अब दोनों आपको एक जैसी मिली, यानी कि strcmp फंक्शन को एक जैसी मैच हुई, देन व्हाट डज द फंक्शन रिटर्न। तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा या फाउंड रिटर्न करेगा। तो मैंने भी क्या बताया था, strcmp फंक्शन को अगर दोनों एक जैसी मैच हो गई तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फाउंड रिटर्न नहीं करेगा। मिसमैच हो गई तो क्या रिटर्न करेगा, 0। मैंने बताया था आपको हमारे अदर जो वीडियो लेसन थे वहाँ पे भी इस बारे में बात हुई है, ठीक है। इफ़ एल्स हो, किसी भी प्रकार की शर्त को चेक करना हो तो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, खास करके सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं करते, ठीक है। वो तो क्या करते हैं, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझने योग्य कोड जनरेट करते हैं। तो मशीनी भाषा क्या समझती है, 0 को या फिर 1 को। अगर सही है तो 1
और नहीं तो 0। तो ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दोनों जो है वो फाउंड होती हैं आपकी सेम, ठीक है, सेम फाउंड होते हैं यानी कि कंपेयर इक्वल हो जाता है, तो क्या आंसर आएगा इसका 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू राउंड अप इंटीजर, यानी कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अब उस वैल्यू को आपको राउंड अप करना है। जैसे मान लीजिए वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए 5.2, तो अभी क्या बोल रहा है, हमें राउंड अप करना है, तो इसका राउंड अप क्या होगा 6। समझ गए आप मेरी बात, 5.6 दे रखा है, इसका राउंड अप भी क्या होगा 6। 5.2 दे रखा है, इसका राउंड अप भी क्या होगा 6, क्योंकि क्या लगा दिया यहाँ पे अप, हमेशा आगे की ओर। एक होता है राउंड डाउन, हमेशा नीचे की ओर, और एक होता है राउंड, ठीक है। तो राउंड अप हमेशा नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो पूर्णांक होगा उसकी बात की जाएगी। तो नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट पूर्णांक क्या आता है 6। तो इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा फंक्शन काम लिया जाएगा किसी भी दिए गई इन वैल्यू को राउंड अप करने के लिए? क्या राउंड काम आएगा, सिल CEIL सिल काम आएगा, फ्लोर काम आएगा, या राउंड अप नाम का फंक्शन काम आएगा? ठीक है, तो इसमें से सही आंसर है आपका सिल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। सिल एक ऐसा फंक्शन है जो राउंड अप करने के काम आता है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है, getch, printf, scanf और main। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ अलग है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ एक एक के बारे में। getch एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी इस जो रन टाइम जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, रन टाइम पे जो आपका आउटपुट आता है उस आउटपुट स्क्रीन को पॉज करने के काम आता है। ठीक है, पॉज और प्ले, ठीक है, तो ये आपके पॉज करने के काम आता है कि रुक जाए, जब तक कि आप कोई और की ना दबाएंगे तब तक रुकी रहे। प्रिंटफ फंक्शन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, क्या करता है, किसी प्रकार के संदेश को या आउटपुट को प्रिंट करने के काम आता है आपका प्रिंटफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, कीबोर्ड की सहायता से किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्कैन कराना हो तो फिर हम क्या काम में लेते हैं, आपका स्कैनफ फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में भी बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि जब सारी कोडिंग किस में की जाती है, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने भी एक चीज़ आपसे कही कि जिस फंक्शन की कोडिंग आप खुद लिखते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या getch की कोडिंग आपने लिखी है क्या? नहीं, आप तो काम में लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन की कोडिंग आपने लिखी है क्या? नहीं, बस आप तो काम में लेते हैं और प्रिंट करके दे देता है। स्कैनफ फंक्शन की कोडिंग आपने लिखी है क्या? नहीं, स्कैन कीबोर्ड से स्कैन कराने की कोडिंग आपने थोड़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वो कीबोर्ड से वैल्यू ले रहा है। मेन फंक्शन की कोडिंग आप लिखते हैं कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का प्रोग्रामर है, वो मेन प्रोग्राम बनाता है जिसमें दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहा है, ए प्लस बी को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहा है और सी को प्रिंट करवा रहा है। एक बी नाम का प्रोग्रामर है जो मेन फंक्शन के अंदर मान लीजिए साधारण ब्याज ज्ञात करने का प्रोग्राम बना रहा है। एक सी नाम का व्यक्ति है जो मेन फंक्शन के अंदर मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए हेलो प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना रहा है। क्या हुआ, मेन फंक्शन ए व्यक्ति के लिए अलग काम कर रहा है, बी व्यक्ति के लिए अलग काम कर रहा है, सी व्यक्ति के लिए अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, मेन जरूर लिखना पड़ रहा है बार बार हर व्यक्ति को, क्यों, क्योंकि यहीं से ही आपका कंपाइलर पढ़ना शुरू करता है। तो ये इसमें एक लिमिटेशन है, यूजर डिफाइन होते हुए भी लिमिटेशन है कि आपको मेन MAIN स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होगा, लेकिन ये यूजर डिफाइन है। क्यों, क्योंकि हर बार एक प्रोग्रामर अपना खुद का कोड लिख रहा है, कंपाइलर को अपने आप बता रहा है कि मेरे प्रोग्राम में ये चलना चाहिए, जबकि आप getch की डेफिनेशन को बदल नहीं सकते, प्रिंटफ को बदल नहीं सकते, स्कैनफ को बदल नहीं सकते, मेन को बदल सकते हो। कोई प्रोग्रामर क्या लिख रहा है आप खुद भी बदलते हो। एक बार आपने प्रोग्राम बनाया जोड़ने का, एक बार आपने प्रोग्राम बनाया घटाने का, एक बार आपने प्रोग्राम बनाया मूलधन याद करने का, मिश्र धन याद करने का, ब्याज याद करने का, XYZ कोडिंग कहाँ करी, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो आपको इनमें से कोई एक अलग बताना था, तो वो अलग क्या है आपका डी, मेन फंक्शन आपका इसमें जो है वो अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो दो को कंपेयर करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ज़रा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसका आंसर आएगा वैसे बी। और प्रत्येक के बारे में मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग सी ए टी, ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग सी ए टी, ये आपका स्ट्रिंग सी ए टी फंक्शन जो है ये यहाँ पे लिखा मैंने राम और बिना स्पेस के ही श्याम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राम को अलग करना है, श्याम को अलग करना है। ठीक है, ऐसे अलग करना है। तो आप क्या काम में लेंगे, strcat, ये आपसे पैरामीटर लेगा। ठीक है, कि कहाँ से अलग करना है, तो आप इसमें पैरामीटर में क्या देंगे 3। ठीक है, और एक देंगे आप इसको स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिंग देंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगा के पैरामीटर देंगे कि कहाँ से अलग करना है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, राम अलग हो जाएगा, श्याम अलग हो जाएगा। अगला है आपका strcmp, जो कि इस फंक्शन का ही आंसर है, इस प्रश्न का उत्तर है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा काम आएगा। देखो उनके नाम से पता पड़ रहा है। पहले वाले को देखें तो strcat स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन, strlen स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी। इसका आंसर आएगा आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज यूज्ड टू स्ट्रिंग फंक्शन। पहले बात कर चुके हम, जब ने हम इस प्रश्नमाला की शुरुआत कर रहे थे तो मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार की आपको फंक्शन मैनिपुलेशंस करने हैं, फंक्शन आपको काम में लेने हैं, कौन से वाले, लाइब्रेरी फंक्शन, तो आपको उनकी हेडर फाइल काम में लेनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की हेड फंक्शन काम में लेने हैं, मान लीजिए आपको strlen भी काम में लेना है, तो भी आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, हेडर फाइल। कौन सी हेडर फाइल काम में लेनी पड़ेगी आपको, मैं बता चुका हूँ पहले ही, उनके नाम से ही पता लग रहा है, string.h। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी। ठीक है, इस वीडियो लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।